आप देख रहे हैं ये दिल लगी भाग 3। अगले 2-3 दिन दोनों ही बेबन से एक दो जगह घूमने गए। गोवा वाकई में ही बहुत सुंदर जगह थी, लेकिन फिर भी तपस्या का मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। या कहो, अवधेश के साथ रहते भी उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। दोनों ही दो अजनबियों की तरह एक साथ रह रहे थे। जहाँ घूमने आए नवविवाहित जोड़े एक दूसरे के प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, वहीं ये दोनों अपने अपने अकेलेपन में। उन शादीशुदा जोड़ों को देख तपस्या के मन में एक हुक सी उठती, लेकिन उसे पता था ऐसा उसके साथ कभी नहीं होने वाला। उसे अपने जीवन साथी का प्यार कभी नहीं मिलने वाला है। तपस्या, आज शाम को एक पार्टी में चलना है, तुम तैयार रहना। पार्टी? कैसी पार्टी? तपस्या ने बेमन से अवधेश ठाकुर से पूछा। छोटी सी पार्टी है, गोवा में हमारे कुछ बिजनेस क्लाइंट हैं। ऑफिशियल पार्टी में मैं क्या करूँगी जाकर? ऑफिशियल पार्टी नहीं है ये पार्टी, तो उन लोगों ने हम दोनों के लिए रखी है। कई दिन से टाल रहा था मैं, लेकिन वो सब माने ही नहीं। पुराने जानकार हैं, इसीलिए नाराज भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं जानती। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। बाय द वे, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, जल्दी आ जाएंगे। आगे तपस्या ने कुछ नहीं कहा। शाम को पार्टी के लिए उसने रेड कलर की साड़ी निकाली। अवधेश की नज़र जब साड़ी पर गई तो उसने कहा, तपस्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज़ वो पहनकर पार्टी में चलो। तपस्या ने दूसरी तरफ रखी टेबल पर नजर डाली। उस पर एक पैकेट रखा था। उसने पैकेट खोला तो उसमें रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन था। अवधेश जी, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने इस तरह के कपड़े कभी पहने नहीं। मैं इसमें असहज महसूस करूंगी, प्लीज़ डोंट माइंड। डोंट वरी तपस्या, वहाँ पर सभी इसी तरह के कपड़ों में होंगे, और फिर साड़ी में तुम खुद ही अपने आप को वहाँ एम्बेरस फील ना करो, इसीलिए मैं कह रहा था। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने कभी इस तरह की ड्रेस पहनी नहीं। वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल ड्रेस है, सूट करेगी तुम पर, कहकर अवधेश बाहर आ गया। तपस्या काफ़ी देर तक उस ड्रेस को देखती रही। मन तो नहीं था उसका, लेकिन अवधेश का मन रखने के लिए उसने वो ड्रेस पहन ली। बालों को हाई बैंड जूड़ा बनाया और उसके ऊपर स्लीक से डायमंड ज्वेलरी पहनी। डार्क कलर पर उसने बहुत ही हल्का मेकअप किया। थोड़ी देर बाद जब अवधेश अंदर आया तो कुछ पल के लिए उसकी नज़र तपस्या पर ठहर गई। वाकई में ही इस ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अवधेश को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए तपस्या की नज़रें शर्म से नीचे झुक गई। जल्दी ही अवधेश को भी अपनी दीवानगी का एहसास हुआ, और वो भी कबर्ड से अपने कपड़े निकाल तैयार होने के लिए चला गया। उसने भी आज तपस्या की ड्रेस से मिलते जुलते रंग की शर्ट पहनी थी। इसे पहन अवधेश वाकई में बहुत ही हैंडसम नजर आ रहा था। तपस्या ने आज तक उसे फॉर्मल लाइट कलर शर्ट में ही देखा था। एक पल तो उसकी नज़र भी अवधेश ठाकुर पर ठहर गई थी। इतना तो दोनों को ही एहसास होने लगा था कि उनके मन के अंदर दबे बर्फ की सिल्ली प्यार की हल्की हल्की गर्माहट से कुछ कुछ पिघलने लगी है। पार्टी में सबने तपस्या और अवधेश ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी तपस्या से बहुत अच्छी तरह से पेश आ रही थी, लेकिन अपने ऑफ शोल्डर गाउन की वजह से तपस्या वाकई में ही असहज महसूस कर रही थी। उसकी परेशानी अवधेश ठाकुर भी देख रहा था, इसीलिए वो थोड़ी देर में आकर उसके पास खड़ा हो जाता, जिससे वो सहज महसूस कर सके और इसे अकेलापन ना लगे। कुछ देर रुकने के बाद अवधेश ठाकुर जैसे ही वहां से निकलने लगा, तभी गेट से अंदर आती एक 30-32 साल की महिला पर उसकी नज़र गई। उसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उस पर हाई हील, शायद ड्रिंक करके आई थी, इसीलिए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आई, सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे। सबके चेहरों पर एक अजब सी मुस्कान थी। लड़की भी बहुत बेबाकी से सबको गले विश कर रही थी। तभी उसकी नज़र अवधेश ठाकुर पर पड़ी। उसके पास आ रहे वो उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम अवधेश ठाकुर हो ना? ओ माय गॉड अवधेश, अरे पहचाना नहीं मुझे? ऐसे क्या आंखें फाड़ कर देख रहे हो? मैं शेफाली, याद आया? हम दोनों कॉलेज में साथ थे। अवधेश ठाकुर उसे पहचानने की कोशिश करते हुए अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। शेफाली, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। पहचान में कैसे आओगी? तुम यहाँ कैसे? तुम तो कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी, और फिर सुनने में आया वहीं सेटल। हाँ, सही कहा तुमने। अवधेश, क्या करती, किसके लिए रुकती यहाँ? जिसे टूट कर प्यार किया, उसे तो मेरे प्यार की कदर ही ना थी। शेफाली अवधेश की आंखों में झांकते हुए बोली। शेफाली की बात समझते हुए अवधेश ने नजरें झुका ली। और जहाँ तक सेटल होने की बात है, बस अपनी लाइफ तो सेटलमेंट पर ही निकल रही है। चलो छोड़ो इस बात को, मैं तो यहाँ अपने कज़न की शादी में आई थी। तुम यहाँ? तुमने तो अंजलि से शादी की थी ना, और मुझे पता चला था। सॉरी यार, सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर अब वैसे अब क्या कोई चांस बनता है? शेफाली शरारत से अवधेश की तरफ आंख दबाती हुए बोली। उसके बाद सुन अवधेश झेप सा गया। तपस्या को तो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचते हुए अवधेश ने तपस्या का परिचय कराते हुए कहा, मीट माई वाइफ तपस्या। तुमने दूसरी शादी कर ली? शेफाली ने तपस्या पर एक सरसरी नजर डाली। और क्या, ये तो बिल्कुल अंजलि की टू कॉपी है। क्या अवधेश,
लाइफ में तुम्हें दूसरा चांस दिया और उसमें भी तुम सेम सेम। क्या यार वही दाल खाते हुए तुम बोर नहीं हुए? कुछ कॉन्टिनेंटल ट्राई करते। शेफाली तपस्या को घूरते हुए ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली। तपस्या के साथ साथ अवधेश को भी उसकी बात बुरी लगी। यू एंजॉय द पार्टी, वी विल लीव, कहते हुए अवधेश बाहर निकलने लगा। ये क्या बात हुई अवधेश, हम आए और तुम चले गए? ऐसा भी क्या नाराजगी कि अब तक नाराज हो हमसे? ऐसी कोई बात नहीं शेफाली, तो चलो तुम्हारी दूसरी शादी के नाम पर एक एक ड्रिंक साथ में हो जाए। शेफाली नहीं वेटर को पास बुलाया, अवधेश और तपस्या को ड्रिंक देने के लिए कहा। सॉरी शेफाली, हमें देर हो रही है, और वैसे भी तपस्या ड्रिंक नहीं करती। ओ माय गॉड, वही अंजलि जैसी टिपिकल बहन जी है ये भी। क्या अवधेश, कुछ तो चेंज होना चाहिए था लाइफ में, इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए हो, कुछ तो बदलो। क्या वही इंडियन कल्चर? शेफाली खून भरते हुए बोली। अवधेश का एक पल भी ठहरना वहाँ मुश्किल हो रहा था। उसने तपस्या का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकलने लगा। हेलो अवधेश, अरे सुनो तो, तुम फिर उठ कर चल दिए। लेकिन अवधेश ने पलट कर नहीं देखा। उनके पास आते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते पर अवधेश का मूड उखड़ा रहा। मन ही मन वो शेफाली के बारे में सोचता रहा, ये कभी नहीं बदल सकती। चेंज कर जब आए वो बाहर आया तो तपस्या खिड़की से बाहर शांत हुई लहरों को देख रही थी। अवधेश के बाहर आते ही उसने अवधेश की तरफ पलट कर देखा। सॉरी तपस्या, आज मेरी जिद की वजह से तुम्हें थोड़ा परेशान होना पड़ा। आगे से मैं कभी तुम पर अपने डिसीजंस नहीं थोपूंगा। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें वो ड्रेस पहनने के लिए। इट्स ओके मिस्टर अवधेश ठाकुर, मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात कहूँ? तपस्या अवधेश की तरफ देखते हुए बोली। हाँ हाँ कहो ना। माना हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन हैं तो हम पति पत्नी। मैं आपसे पत्नी के कोई अधिकार नहीं मांग रही हूँ, ना मेरी कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ही हैं, लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में हम एक आम पति पत्नी की तरह रहें। क्यों हर बात पर सॉरी? सच कहूँ आपकी ये फॉर्मेलिटी मेरे दिल को ज़्यादा ठेस पहुँचाती है। क्या हमारा एक दूसरे पर थोड़ा भी अधिकार नहीं? क्या हो गया अगर मैंने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए वो ड्रेस पहन ली तो? क्या आप मुझे फील कराते हो कि मैं खरीदी हुई ये हूँ, या आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है? आप कि मेरे लिए यही फिक्र, मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, और यही सब तो है जो मुझे खुशी के कुछ पल देते हैं और शायद बाद में मेरी ज़िंदगी जीने की वजह बनेंगे। तो प्लीज़ मिस्टर अवधेश ठाकुर, मुझसे मेरी खुशियों के पल मत छीनो। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस नज़र से देखते हो, लेकिन 2 साल हम दोनों को एक दूसरे की खुशियों का सम्मान कर सकते हैं। तपस्या अवधेश की तरफ देखते हुए बोली। सॉरी, मेरा मतलब है आगे से मैं ध्यान रखूंगा तपस्या। अवधेश ठाकुर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। वैसे एक बात पूछें, अगर आपको बुरा ना लगे तो? तपस्या ने कहा। तपस्या, अब तुम ही अपने बनाए रूल्स तोड़ रही हो। अभी तुमने कहा था कि हमारे बीच कोई औपचारिकताएं नहीं रहेंगी। इस बार अवधेश शरारत से तपस्या की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। ओह, अपनी बेवकूफ़ी पर तपस्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसता देख अवधेश भी खुलकर मुस्कुरा दिया। अच्छा आप बताओ तो सही, क्या पूछना चाहती थी तुम? वो लड़की जो आज पार्टी में मिली थी वो कौन थी? तपस्या प्रश्न भरी नजरों से अवधेश की तरफ देखते हुए बोली। कौन, शेफाली? तपस्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शेफाली का नाम सुन अचानक से अवधेश ठाकुर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह कुछ सोचने लगा। वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी और फिर उसके बाद कॉलेज में भी मेरे साथ। इसके पापा भी बिजनेसमैन थे। शेफाली जब छोटी थी तभी उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी के बाद इसके पापा इसकी दूसरी माँ के ही बनकर रह गए। याद है मुझे, 6th क्लास में थे हम सब। तब ये कियारा की तरह अक्सर चुप रहा करती थी। पहले खूब हंसने बोलने वाली शेफाली एकदम से चुप हो गई। मैं इसका दोस्त तो था लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं, जो उसके मन की बात को समझ पाता। घर की सिचुएशन, अकेलापन कई बार बच्चों को गलत राह पर डाल देता है, और यही शेफाली के साथ हुआ। पैसों की कमी नहीं थी। स्कूल पास करते करते शेफाली बिंदास शेफाली बन गई। अपने अकेलेपन को नाइट पार्टीज, क्लब और शराब के द्वारा दूर करती। कई बार मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन इसका हर बार एक ही सवाल, किसके लिए सुधरूं मैं? किसे मेरी चिंता है? अपने लिए शेफाली। ये जीवन तुम्हारा है, क्यों इसे बर्बाद कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं कहीं। अच्छा इतनी फिक्र है तो कर लो मुझसे शादी। शादी? नहीं शेफाली, शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, मैं शुरू से ही अंजलि को ऐसा क्या है अंजलि में जो मुझ में नहीं? हमारी सोसाइटी में वो बिल्कुल भी फिट नहीं होती। जादू कर दिया है उसने तुम पर, वरना तुम्हारी और उसके जोड़े बिल्कुल बेमेल हैं। रुपयों पैसों में, ना स्टेटस में और ना ही शक्ल सूरत में। बस करो शेफाली, क्या बके जा रही हो तुम? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पर ही। चलो जाओ, लीव मी अलोन। नहीं समझना मुझे। भाषण, कोरे भाषण, घर से लेकर बाहर तक।
जाओ अपनी बहन जी के पास, मेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़के हैं। और उसके बाद शेफाली हाई स्टडीज़ के लिए लंदन चली गई। वहीं उसने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, आज ही मिला हूँ तुम्हारे सामने। माता पिता का अलगाव या उनमें से किसी एक की भी कमी बच्चों के भटकाव का कारण बन सकती है, तपस्या कुछ सोचते हुए बोली। अगले दिन दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी अवधेश की मम्मी का फ़ोन आ गया। उनका फ़ोन सुन अवधेश थोड़ा बेचैन हो गया। क्या बात है अवधेश जी, आप परेशान क्यों हो गए? घर पर सब ठीक है? तपस्या, 2 दिन से कियारा की तबीयत खराब है, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, तुमसे मिलने की जिद कर रही है, अवधेश में चिंतित होते हुए कहा। ओहो, मम्मी जी ने हमें पहले ही फ़ोन क्यों नहीं किया? वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। अवधेश जी, अब जल्दी से वापसी की टिकट कराइए, तब तक मैं सामान पैक करती हूँ। लेकिन तपस्या, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, आप कैसे बातें कर रहे हो? वहाँ कियारा बीमार है और यहाँ हम घूमेंगे? नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती, मुझे जल्द से जल्द कियारा के पास जाना है। कहकर तपस्या सामान पैक करने में लग गई और अवधेश ने तुरंत टिकटें बुक करा ली। कुछ ही घंटों में वो अपने घर थे। घर पहुंचते ही तपस्या कियारा के कमरे की तरफ दौड़ी। कियारा बेसुध अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तारा ने उसके सर पर ठंडी पट्टी रखी हुई थी और तपस्या के सास ससुर वहीं परेशान से बैठे थे। कियारा, कैसी है मेरी बच्ची? आंखें खोलो, देखो मम्मा आ गई, प्लीज़ जल्दी से आंखें खोलो। तपस्या उसका सर अपने घुटनों पर रख उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए बोली। तपस्या के हाथों का स्पर्श और प्यार भरे बोल सुन कियारा ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे सामने देख मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा आप आ गए, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं नहीं मेरे बच्चा, कभी नहीं, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। वो कियारा के गले लग गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एक सप्ताह तपस्या की दिन रात की सेवा से कियारा बिल्कुल सही हो गई। इस एक सप्ताह में तपस्या ने मुश्किल से 1-8 घंटा आराम किया होगा। वो पूरी रात तपस्या के कमरे में बैठी रहती, उसकी एक आहट से जाग जाती। कियारा भी अपनी माँ को पास पाकर फिर से जी उठी। अब तो वो खाने पीने में भी आनाकानी ना करती, सब बड़े कुछ चाव से खाती। अवधेश के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी तपस्या की सेवा भाव देखकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे अवधेश और तपस्या की शादी को 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में तपस्या ने इस घर को और घर के सदस्यों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया था और इसका फल भी उसे मिल रहा था। तपस्या के सास ससुर जहाँ शुरू में अंजलि से उसकी तुलना करते, बात बात पर अंजलि का नाम उनकी जुबान पर रहता। 6 महीने बीतते बीतते अब अंजलि उनकी स्मृतियों में रह गई थी। उसकी जगह पूरी तरह तपस्या ने ले ली थी। उन दोनों की नज़रों और दिल में तपस्या ने अपनी जगह बना ली थी। बस जगह बना ना सकी तो सिर्फ अवधेश के दिल में, लेकिन वो निराश नहीं थी, अपितु संतुष्ट थी। मासूम कियारा के लिए तो वही उसकी पहली और दूसरी माँ थी। अंजलि की जो धुंधली तस्वीरें शुरू में उसके जहन में थी, वो अब विलुप्त हो चुकी थी और वहाँ तो सिर्फ तपस्या और केवल तपस्या थी। उधर अनचाहे बिन मांगे धन दौलत की बरसात से अवंती और उसकी माँ की आंखें कुछ ज़्यादा ही चौंधिया गई थी। महीने क्या, कुछ ही दिनों में वो पुराने दिन भूल गए और दोनों हाथों में पैसा लुटाने लगी। तपस्या ने कई बार उन्हें मना भी किया, लेकिन पहले भी कहा, दोनों उसकी बात सुनती थी जो अब सुनती। बेटा, कुबेर का खजाना हाथ लगा है तेरे, अगर उसमें से हम मुट्ठी भर खर्च भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? जमाई सा तो कभी कुछ नहीं कहते, फिर तू क्यों इतना टोका टाकी करती है? छोटी बहन है तेरी, तू तो महारानियों की ज़िंदगी जी रही है, तो उसे भी। तपस्या की माँ उल्टा उसे ही सुनाती। उसे भी क्या माँ, मैं तो सिर्फ बेफिजूल खर्ची के लिए कह रही हूँ। पहले 10-12 हज़ार में हम महीने का खर्च चलाते थे और अब आप दोनों को 1 लाख भी महीने भर नहीं चला पाते। ऐसा भी क्या है मम्मी? 2 साल बाद? तपस्या के मुंह से 2 साल सुनकर उसकी माँ ने चौंकते हुए पूछा, 2 साल बाद क्या? क्या तू हमें 2 साल तक ही खर्चा पानी देगी, फिर नहीं? ऐसी बात नहीं मम्मी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको ऐसे अच्छा लगता है क्या, बेटी के ससुराल वालों के पैसे को बेफिजूल खर्च करना? वो तो ये लोग बड़े सीधे सीधे हैं, वरना आपको पता है ना, हमारे समाज में बेटी के ससुराल वालों के से पैसे लिए नहीं दिए जाते हैं। औरतों और बेटी के घर का पानी भी पीना वर्जित है। तपस्या बात संभालते हुए बोली, वो सब पुराने समय की बात है बेटा, मैं नहीं मानती इन बातों को। क्या माता पिता का अपनी बेटियों पर इतना भी हक नहीं? हमने भी तो उसके पालने पोसने और पढ़ाने पर खर्च किया। तो तपस्या की माँ बेशर्मी से अपने तर्क देते हुए बोली। तपस्या समझ गई थी कि माँ को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए उसने अपनी माँ और अवंती से बातचीत कम कर दी थी, यहाँ तक कि उनके पास आना जाना भी। वो दोनों भी उसके ना आने से खुश थे कि चलो रोका टोका करने वाला कोई नहीं। वैसे भी उन्हें तो रुपये पैसे से मतलब था, तपस्या से नहीं, जिनका आना बदस्तूर जारी था। यहाँ तक कि अवंती कई बार फ़ोन कर अवधेश से पैसे मांग लेती थी, जिसका अवधेश ने तपस्या से कभी जिक्र नहीं किया। वो उसका मन दुखाना नहीं चाहता था। उसे पता था जब उसे पता चलेगा तो वो दुखी ही होगी। और आज, मम्मी मुझसे नहीं होती है पढ़ाई,
बहुत डिफिकल्ट है डॉक्टरी। देखो ना, इतनी मेहनत करके नीट का एग्ज़ाम दिया और फिर भी नंबर नहीं आया। मैंने दी से कहा था जीतू से मेरी कहीं अप्रोच लगवा दे, लेकिन नहीं, ये तो मुझे आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहती। वैसे मम्मी, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। क्यों ना मैं अपना एक बड़ा सा ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोल लूँ, और वो भी किसी पॉश एरिया में। सच में मम्मी, बैठे बिठाए अच्छी आमदनी होगी। बड़े लोग तो बस ब्रांड देखते हैं और मुंह मांगे दाम देते हैं, और उस पर ठाकुर सन्स का बोर्ड लगा हो तो बात ही कुछ और है। फिर तो लोग आंखें मूंद कर वहाँ से धड़ाधड़ शॉपिंग करेंगे। बताओ कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? फिर हमें दी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बहुत रोब दिखाती है दी, अवंती हवाई घोड़े दौड़ाते हुए बोली। कह तो सही रही है, लेकिन तपस्या मानेगी क्या? अवंती की माँ ने अपनी चिंता जाहिर की। मम्मी, उनसे क्या पूछना, जीजू से बात करो ना, वो कभी हमारी बात नहीं टालेंगे। नहीं अवंती, सीधे उनसे बात करना सही नहीं। एक बार तेरी बहन के कानों में बात डालकर देख लेती हूँ। तपस्या की मम्मी ने जब उससे इस बारे में बात की तो वो चौंकते हुए बोली, मम्मी वो तो बच्ची है, आप तो समझदार हो। अरे पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। बिना पढ़ाई के क्या करेगी वो? ख्याली पुलाव पका रही है वो, और आप उसका साथ दे रही हो। बिना मेहनत किए कभी फल मिलता है क्या? और आपको पता भी है, एक बड़ा शोरूम खोलने के लिए लाखों रुपया चाहिए। उसे सिर्फ वो नहीं संभाल सकती, उसके लिए स्टाफ भी होगा। उनकी सैलरी कौन देगा? तपस्या समझाते हुए बोली। दी, आप तो चाहते ही नहीं मैं आगे बढ़ूं। खुद ने तो इतना लंबा हाथ मार लिया और हमें। अवंती दुनकते हुए बोली। हमें क्या अवंती, क्या कमी है तुझे? ऐश की जिंदगी जी रही हो, सपने में भी सोचो तो कभी ऐसे सुख देखोगी? क्या हमेशा दूसरों के सहारे आगे बढ़ोगी? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर MBBS की पढ़ाई कठिन लग रही है तो कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लो। हाँ, उसके लिए मैं तुम्हारे जीजू से तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये बेफिजूल की बातों में अपना दिमाग खराब मत करो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम दोनों ने वैसे पेड़ की बातें की या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया तो आगे के लिए मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रखें। तपस्या ने कड़े शब्दों में दोनों को समझा दिया, जिसका असर ये हुआ कि अब दोनों माँ बेटी थोड़ा शांत थी। पिछले 2 महीने से उन्होंने अपनी कोई डिमांड तपस्या के सामने नहीं रखी और ना ही उससे बात पर बहस की। तपस्या को लग रहा था कि शायद उन पर उसकी बातों का असर हो गया, लेकिन यह उसकी भूल थी। उन दोनों के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इसका पता तपस्या को उस दिन चला, अवधेश की बातों को सुनकर। अवधेश उस दिन ऑफिस से जल्दी आ गया था। तपस्या बाथरूम में थी और अवधेश को इस बात का अंदेशा नहीं था। तभी अवंती का फोन आया और उसने पैसों की डिमांड की। अवंती, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? अभी कुछ दिन पहले तो तुमने पैसे लिए थे। फिर अवधेश ने कपड़े चेंज करते हुए अपना फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था। जीजू, उस कोचिंग की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आ रही, इसीलिए मैं कोचिंग बदलना चाहती हूँ। और जो आपने पहले पैसे दिए थे वो मैंने वहाँ जमा करवा दिए थे। अब दूसरी कोचिंग के लिए। अवंती बहाना बनाते हुए बोली। ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। थैंक यू आर ग्रेट जीजू। जीजू दी को इस बारे में मत बताना। इट्स ओके। फ़ोन बंद कर जैसे ही अवधेश की नज़र तपस्या पर पड़ी वो चौंक गया। तपस्या को पीछे खड़ा देख अवधेश एकदम से चौंक गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला। वो अवंती हालचाल पूछ रही थी। अवधेश जी, मैंने सब सुन लिया। कब से चल रहा है ये सब? क्या? अवधेश शख्स पकाते हुए बोला। यही कि अवंती को आप मुझसे बिना पूछे कब से पैसे दे रहे हैं? तपस्या का सवाल सुनकर अवधेश को कुछ राहत महसूस हुई। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो तो बस आज पहली बार। अवधेश जी, गलतफहमी मुझे नहीं आपको हुई है। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे इस तरह छुपाकर अवंती को पैसे देकर उसके सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं? तो आप गलत हैं। यकीन नहीं होता, इतने बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं, एक लड़की की चालाकी को समझ नहीं पाए। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं अवधेश जी। नहीं तपस्या, मुझे नहीं लगता। वो भला मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वो मेरी बहन है, आपसे ज़्यादा मैं उसे जानती हूँ। आप तो अभी पिछले 7-8 महीने से उसे जानते लगे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो अपने खुफिया तंत्र से इसका पता लगवा सकते हैं, जैसे आपने पहले भी किया था। तपस्या कटाक्ष करते हुए बोली। और मुझे लगता है सही ही होगा। पता तो चले अवंती इतने पैसों का कर क्या रही है। दूसरी बात अवधेश जी, आप उसकी और मेरी माँ की आदतों को बिगाड़ रहे हैं। अभी तो जो आप पैसे दे रहे हो, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? कैसे इनके शाही खर्चों को पूरा कर पाऊंगी मैं? सोचा है आपने? प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी ना करें जो बाद में मेरी मुश्किलें बढ़ा दे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। कहकर तपस्या नीचे चली गई डिनर के लिए। सभी नीचे थे। मम्मी, मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। आपने बनाई है ना? देखो, मैंने स्वाद से ही पहचान लिया। अवधेश निवाला तोड़ते हुए बोला। नहीं बेटा, यहाँ तू गच्चा खा गया। सब्ज़ी मैंने नहीं, तपस्या ने बनाई है।
हाँ, तेरी पसंद पूछकर सीखी थी एक बार इसने मुझसे, और देखो एक ही बार में कैसा स्वाद पकड़ लिया। सचमुच अन्नपूर्णा है तपस्या। अवधेश की मम्मी तपस्या की तारीफ करते हुए बोली। सुनकर अवधेश मुस्कुरा भर दिया। बस तुम आदमियों की यही तो दिक्कत है, कभी पत्नी की खुलकर तारीफ नहीं कर सकते। अभी माँ के लिए तो कसीदे पढ़ रहे थे और बीवी के लिए तारीफ के दो बोल भी नहीं। अवधेश की मम्मी उसे प्यार से डांटते हुए बोली। सुनकर अवधेश के पापा के साथ उसके वो भी हंस पड़े। तपस्या सब्जी बहुत स्वाद बनाई है। अवधेश से तारीफ सुन तपस्या भाव विभोर हो गई। तभी अवधेश के पापा ने कहा, तुम दोनों की शादी को आधा साल बीत गया है, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं। हाँ बहू, मैं भी घर में छोटे बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए तरस रही हूँ। बस अब और इंतजार नहीं। क्यारा भी अब समझदार हो गई है, देखो अपना ध्यान रखने लगी है, तो इस बारे में तुम दोनों को सोचना चाहिए। उसे भी तो अपने साथ खेलने वाला छोटा बहन भाई चाहिए ना। अवधेश की मम्मी और पापा दोनों को समझाते हुए बोले। उनकी बातें सुन अवधेश थोड़ा परेशान हो गया। हाँ मम्मा, मेरे स्कूल में मेरे सभी फ्रेंड्स के छोटे बहन भाई हैं, मुझे भी एक बेबी चाहिए। आप जल्दी हॉस्पिटल जाओ, वहाँ से एक छोटा सा बेबी लेकर आओ। मासूम क्यारा बड़ों की बातें सुन मचलते हुए बोली। बेटा, आपसे किसने कहा हॉस्पिटल में बेबी मिलता है? क्यारा की दादी ने पूछा। मेरी फ्रेंड आरोही है ना, उसने बताया कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल से एक छोटा भाई लेकर आई उसके लिए। फिर वो अवधेश की ओर देखते हुए बोली, प्लीज़ पापा, आप मेरी सभी विश पूरी करते हो ना। इस बार मुझे अपने बर्थडे पर छोटा बेबी ही चाहिए, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। क्यारा की बात सुन अवधेश खिसखिसा सा गया। उसकी हालत देख तपस्या मुस्कुराकर बगैर ना रह सकी। दादू, आप मम्मी पापा से कहिए ना, वो आप दोनों की बात ज़रूर मानेंगे। क्यारा अपने दादू की गोद में चढ़ते हुए बोली। हाँ हाँ बेटा, मैंने तेरे पापा को कह दिया, और देखना वो आपके लिए जल्दी एक छोटा बेबी लेकर आएंगे। लेकर आओगे ना अवधेश? अवधेश के पापा ने अवधेश की ओर देखते हुए कहा। पापा, मैं तुम अकेले नहीं, बहू भी। अवधेश की मम्मी तपस्या की तरफ देख शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। ये देख तपस्या की आंखें शर्म से झुक गई और वो वहाँ से क्यारा के हाथ मुंह धुलवाने के बहाने उठकर चली गई। अवधेश भी इन बातों से बचकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसके पापा ने गंभीर आवाज में कहा, अवधेश, शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। मैंने तुम्हें कुछ महीनों का वक्त दिया था, लेकिन अब उससे दुगना वक्त हो चुका है। मेरी चुप्पी को तुम गलत समझ बैठे। मेरी शर्त अब भी वही है जो पहले थी। जी पापा, कहकर अवधेश तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। वो तो सच में भूल गया था कि उसके पापा ने उसे 3 महीने का समय दिया था, और यहाँ तो 7-8 महीने हो चुके थे। उसे तो लगा था पापा शायद अपनी शर्त भूल गए होंगे, लेकिन नहीं। इस उम्र में भी उनकी याददाश्त इतनी तेज़ है। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया है। क्या करूं? बच्चे के आसमान से टपकते हैं या पेड़ पर लगते हैं जो तोड़कर लाकर इन्हें दे दूं? अपने पापा की बातें सोच सोचकर अवधेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और इसी बेचैनी में कमरे में तेजी से चहलकदमी कर रहा था। तभी तपस्या कमरे में दाखिल हुई। अपनी ही सोच और परेशानी में गुम अवधेश का पैर पास रखे टेबल से कुछ इस कदर उलझा कि वो धड़ाम से गिरने लगा, और उसे बचाने के चक्कर में तपस्या भी टेबल कवर से उलझते हुए लड़खड़ा गई, और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई थी। विचित्र इसलिए अगर ये साधारण पति पत्नी होते तो ये उनके लिए खूबसूरत मौका होता, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वालों के लिए तो पहली बार अवधेश तपस्या के इतने करीब था। तपस्या के शरीर का स्पर्श और सांसों की गर्माहट उसे उत्तेजित कर रही थी। वो अपने होश खोने लगा था कि तभी तपस्या एक झटके से उससे दूर उठकर खड़ी हुई, और फिर अपने हाथ का सहारा दे उसे भी उठाया। दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतरा रहे थे। तभी तपस्या की नज़र अवधेश के कान के पास से टपकते खून पर पड़ी। वो घबरा गई। अवधेश जी, ये क्या? अवधेश को भी तब कुछ एहसास हुआ। उसने हाथ लगाया तो खून था। ओहो, आपको तो चोट लग गई है, दिखाओ तो। तपस्या ने अवधेश के करीब जाकर देखा तो कान के पीछे शायद टेबल के शीशे का किनारा लग गया था। हल्का कट था, लेकिन खून काफ़ी बह रहा था। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और रुई की सहायता से खून को साफ कर दिया। वहाँ दवाई लगाकर बैंडेज लगा दी। कहाँ रहता है आपका ध्यान? इतने बड़े कमरे में आपको टेबल नहीं दिखाई दी? हद है, ज़्यादा चोट लग जाती तो। दवाई लगाते हुए अवधेश को हल्का सा दर्द हो रहा था, जिसकी पीड़ा तपस्या के चेहरे पर भी थी, जिसे अवधेश ने महसूस किया। तपस्या परेशान सी अपनी ही रो में बोले जा रही थी। तो क्या तपस्या? अवधेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तो तपस्या को जैसे होश आया, वो अवधेश के पास से तुरंत उठ खड़ी हुई। सॉरी अवधेश जी, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। वो आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं तो भूल ही गई थी कि क्यों नहीं कहना चाहिए था। तपस्या, तुम ही तो कहती हो कि बेशक से हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन 2 साल तक तो हम पति पत्नी ही हैं ना। एक दूसरे की फिक्र करना हमारा अधिकार है। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि मम्मा पापा के बाद कोई है जो मेरी फिक्र भी करता है। मेरी फिक्र से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या जब तक हम साथ हैं तुम भूल नहीं सकती कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है?
इस दरमियान तो हम पति पत्नी हैं। अवधेश उसके नजदीक आते हुए बोला। अवधेश जी, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो सच्चाई से मुंह मोड़कर जीते हैं बाद में वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। मुझे अपनी सीमा पता है। हाँ, मुझे ये भी पता है इन 2 सालों में मुझे आपको पूरी तरह पत्नी का हर सुख देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं, क्योंकि आप इसकी एवज में मुझे एक मोटी रकम अदा कर रहे हैं। पता है मुझे, मैं आपकी खरीदी हुई पत्नी हूँ और आप मुझे जैसे चाहें अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कहते हुए तपस्या के चेहरे पर पीड़ा उभर आई और आंखों में आंसू। नहीं तपस्या, तुमने मुझे गलत समझा। कुछ महीनों में ही मैं समझ गया तुम बिकाऊ नहीं। परिवार की मजबूरियों के कारण तुमने ये सब किया। मैं कभी तुम्हारी मजबूरियों का फायदा नहीं उठाऊंगा, चाहे पापा। कहते कहते अवधेश चुप हो गया। तपस्या अपने आंसुओं को पोंछ उसके लिए हल्दी वाला दूध लेने चली गई और अवधेश वहीं सोफे पर बैठ गया। आज अवधेश को अपने बिजनेस टाइकून होने का बहुत अफसोस हो रहा था। क्यों वो इतना बड़ा आदमी बना? सब कहते हैं बड़े आदमियों का जीवन बहुत ही सरल और ऐशो आराम भरा रहता है। क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा कतई नहीं। साधारण इंसान कम से कम अपनी भावनाओं को सहजता से दूसरों से कह तो पाते हैं, खुलकर रोते हैं, खुलकर हंसते हैं और यहाँ तक कि बड़ी सहजता से अपने प्यार का इजहार भी कर लेते हैं। लेकिन बड़े आदमी, उफ, कितना मुश्किल है अपने आसपास बनाई लक्ष्मण रेखा को तोड़ना। और तोड़ना भी चाहे तो दुनिया की नज़र उन पर रहती है। उनकी छोटी से छोटी बात सुर्खियां बन जाती हैं। अंजलि से अपनी मोहब्बत का इजहार उसने कितनी सरलता से कर दिया था, क्योंकि तब वो बिजनेस टाइकून अवधेश ठाकुर नहीं बना था। तब वो सिर्फ अवधेश था, दुनिया की नज़रों में रायचंद ठाकुर का इकलौता बेटा, जो अभी पढ़ ही रहा था, जिसने अभी अपना कोई मुकाम नहीं बनाया था, इसीलिए सबकी नज़रों से दूर था। उसमें भी कहाँ अहम भावना थी। वो भी तो उस समय एक साधारण इंसान ही था, दूसरे स्टूडेंट्स की तरह। सभी तो उसके जैसे थे, जिनकी कोई पहचान नहीं। वो समय कितना अच्छा था, खुलकर हंसना, बोलना, लड़ना, झगड़ना और हाँ, प्यार करना। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। वो बिजनेस टाइकून अवधेश ठाकुर बन चुका है, दुनिया की नज़रों में बिजनेसमैन, यानी कि ऐसा इंसान जिसके सीने में दिल नहीं, जो सिर्फ दिमाग से सोचता है, जो प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ खिलवाड़ कर सकता है। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। वो भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, जिसने फिर से धड़कना सीखा है। उसे भी फिर से मोहब्बत हो सकती है, सच्ची मोहब्बत। हाँ, उसे तपस्या से मोहब्बत हो गई। तपस्या समझती क्यों नहीं कि अब मैं पहले वाला अवधेश नहीं, मैं उसका पति हूँ, जो दिल की गहराइयों से उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इजहार नहीं कर पाता। हाँ, यही कमी है मुझ में, जो मुझे आम इंसान से अलग करती है। क्यों नहीं मैं पहल कर पा रहा? क्यों मेरा अहम आगे आ रहा है? प्यार है तो ईगो क्यों? अवधेश जी, अवधेश जी। तपस्या की आवाज़ सुन अवधेश की तंद्रा टूटी। ये दूध पी लीजिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। अवधेश एक ही सांस में दूध गटक लिया। बहुत समय हो गया है, मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए। कहते हुए अवधेश भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अवधेश को मौन और परेशान देख तपस्या को भी चैन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? ये लक्ष्मण रेखा तो अवधेश ने खुद खींची थी। उसने तो पहले दिन से ही उसे अपना पति मान, अपना तन मन उसको समर्पित कर दिया था। लेकिन अवधेश कभी अंजलि की यादों से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाया, और जब अब उसे एहसास होने लगा तो कहने में झिझक। स्त्री का भी आत्मसम्मान होता है, शायद ही कोई स्त्री होगी जो इस तरह की पहल करे। इसी पों में ना जाने कब तपस्या की आंख लग गई। देर रात उसकी आंख खुली तो देखा अवधेश के कमरे की लाइट जली थी। उसका दिल बेचैन हो उठा। अवधेश को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ये सोचकर वो उसके कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। देखा तो अवधेश सिर पर हाथ रखे गुमसुम सा सोफे पर बैठा था। तपस्या धीरे से अंदर कमरे में दाखिल हुई और ना चाहते हुए भी अवधेश के पास बैठ गई। अवधेश जी, आप सही हैं? तपस्या को अपने पास बैठा देख अवधेश को यकीन नहीं हुआ। नहीं तपस्या, मैं सही नहीं हूँ। बहुत थक गया हूँ अकेला खुद से लड़ते लड़ते। अब मैं ये दोहरा मुखौटा लगाकर नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, एक कंधे की ज़रूरत है जिस पर सर रखकर मैं दुनिया को भूल सकूँ। इसकी बाहों में आकर मैं अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाऊँ। चाहता हूँ मेरा भी कोई घर पर इंतज़ार करे, मुझसे रूठे, मुझे मनाए और मैं उसे मनाऊँ। तपस्या, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के हाथों में हार गया हूँ और आज तुम्हारे सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहने लगा हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। कहते हुए अवधेश ने तपस्या को अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा उस पर अपने प्रेम की बरसात करने लगा। सुनकर तपस्या की आंखें भर आई। उसे भी तो इसी पल का इंतजार था और उसने अवधेश के प्रेम के प्रस्ताव को मौन स्वीकृति दे दी और दो प्यासे दिल एक दूसरे के प्रेम की बरसात में सराबोर होने लगे। अलसाए सी तपस्या की सुबह जब आँख खुली तो देखा अवधेश खिड़की के पास खड़ा था। तपस्या ना जाने कितनी देर तक उसे अपलक यूं ही निहारती रही। बहुत प्यार आ रहा था उसे आज अवधेश पर, और फिर रात की बात सोचकर शर्म से उसके गाल लाल हो गए। वो धीरे से उठकर अवधेश के पास गई और प्यार से उसके कंधे पर सर रख दिया। अवधेश एकदम से चौंक कर थोड़ी दूर हट गया। क्या हुआ अवधेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? तपस्या उसके चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोली। सॉरी तपस्या, मुझे माफ़ कर दो।
रात को मैं भावनाओं में बह गया था। मुझे वो सब अवदेश की ये शब्द सुनकर तपस्या को लगा उसके कानों में किसी ने गर्म शीशा डाल दिया हो। उसे लगा कि वो टूट कर बिखर जाएगी, लेकिन नहीं, एक अलग ही मिट्टी की बनी थी वो। इसीलिए जल्द ही खुद को संभाल अवदेश की तरफ देख व्यंग्य से हंसती हुई बोली, ओहो, तो ये सब आपने भावनाओं में बहकर किया, और मैं बेवकूफ़ समझी वो आपका प्यार था और मैंने आपको पा लिया। सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर अवदेश, मैं आपकी खरीदी हुई पत्नी नहीं हूँ। आपका हर तरीके से पूरा अधिकार है मुझ पर। आफ्टर ऑल एक मोटी रकम दे रहे हो आप हर महीने मुझे और मेरे परिवार को। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, आइंदा से आप इस तरह का इमोशनल ड्रामा ना करें। बस जब आपको इस तरह की ज़रूरत महसूस हो तो हुक्म कर दें। कहते हुए तपस्या जल्दी से बाथरूम में चली गई। वो नहीं चाहती थी अवदेश के सामने वो फिर से कमज़ोर दिखे। तपस्या ने बाथरूम में आकर नल और शावर तेज़ चला दिए और उसके बाद उसकी आंखों में इतनी देर से जो सैलाब रुका था वो बह निकला। इधर अवदेश उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज उसने फिर से ना चाहते हुए भी तपस्या का दिल दुखा दिया। क्या ज़रूरी था उसे वो सब कहना? लेकिन उसे भी तो कहाँ पता था कि उसकी इस बात से तपस्या इतनी आहत होगी। क्या करे क्या ना करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तपस्या से प्यार करता है तो उसे लगता है कि अंजलि से बेवफाई कर रहा है, लेकिन हकीकत में तपस्या ने उसके दिल में अंजलि की जगह बना लेनी तो शुरू कर ही दी थी। वो बस उसे मानने से कतरा रहा था, वरना इतना कमज़ोर तो नहीं कि रात को ऐसा होता। तो अंजलि को गए तो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन कभी उसने किसी लड़की से संबंध बनाना तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। टू बी कंटिन्यूड।